जय हिंद ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी फुल डिटेल के साथ में। आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे की पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है? तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, मनसबदारी प्रणाली जो सिविल और सैन्य अधिकारियों का एक रेटिंग थी, शाहजहां द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है? ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल सम्राट थे और उनके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित कर दिया था, सॉरी। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? इन 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 3 कथनों में से बताना है कौन सा सही है, ठीक है? ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, केवल 2 और 3। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? केवल 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है? इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मैंने कहा था ना, आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे की फुल डिटेल मिलेगी, पूरी की पॉइंट के साथ में, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब इस पर टाइप कर दिया है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, वरना आप चाहो तो इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं अपने कुछ की पॉइंट्स क्या है हमारे इसके की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट्स है हमारा, अकबर ने जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर 1564 में समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था फ्रेंड्स? 1564 में, ठीक है? जो धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति का हिस्सा था। यह उनके शासनकाल के दौरान समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं हम, मनसबदारी प्रणाली सिविल और सैन्य अधिकारियों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी, शाहजहां द्वारा नहीं। किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर द्वारा, ठीक है? तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है? ये रहे आपके कुछ की पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल भारत में जाति और ग्रामीण समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ जाति समूहों को उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के बावजूद तुच्छ कार्य सौंपे गए थे और वे गरीब बने रहे। उनको तुच्छ कार्य सौंपे गए थे, इसलिए वे गरीब बने रहे, ठीक है? ये पॉइंट्स आप लोग बहुत ही ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मुस्लिम समुदायों में कुछ तुच्छ समूहों जैसे हलाल खुरान को गांव की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है? थर्ड पॉइंट है हमारा, मल्लाह ज़्यादा मतलब कि शाब्दिक अर्थ है इसका, नाविकों के पुत्र जो नाव चलाते हैं उन्हीं को बोलते हैं, दासों के समान थे। वो लोग दासों के समान थे जो नाव चलाते थे, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है हमारा, जाति की स्थिति में कोई गतिशीलता नहीं थी और अहिर और गुज्जर जैसी जातियां हमेशा पदानुक्रम के निचले स्तर पर बनी रहे, ठीक है? उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें से क्या बताना है, कौन सा कथन इनमें से सही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2 और 3। सेकंड ऑप्शन दिया गया केवल 2 और 3, एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया केवल 1 और 3, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया केवल 1, 3 और 4। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है? 1, 2 और 3, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3, ठीक है? आप लोग इसको याद रखना। आइए मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है? मुगल भारत में कुछ जाति समूहों को उपजाऊ भूमि तक पहुंच होने के बावजूद तुच्छ कार्य सौंपे गए थे, जिससे वे गरीब हो गए थे, ठीक है? किसके कारण गरीब हो गए थे? क्योंकि उनको तुच्छ कार्य सौंपे गए थे। अगला पॉइंट है हमारा, मुस्लिम समुदाय अक्सर हलाल खुरान जैसे तुच्छ समूहों को अलग थलग कर देते थे। सामाजिक कलंक के कारण उन्हें गांव की सीमाओं के बाहर रहने के लिए मजबूर कर देते थे, ठीक है? अगला पॉइंट है हमारा, मल्लाह ज़्यादा यानी नाविकों के पुत्र को दासों के समान व्यवहार किया जाता था, जो उस युग के सामाजिक पदानुक्रम को उजागर करता था, ठीक है? अगला है हमारा, कथन फोर्थ सही गलत है। कथन फोर्थ इसमें क्या है? गलत है, बाकी सही है। वो क्यों गलत है? मैंने ये भी इसमें टाइप कर दिया है, क्योंकि कुछ हद तक
जातिगत गतिशीलता थी। अहीर और गुर्जर जैसे समूह कभी कभी राजनीतिक या आर्थिक साधनों से सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा इसके कुछ की पॉइंट्स। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वास्तुकला को चार बाग शैली में बनाया गया था? बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वास्तुकला को चार बाग शैली में बनाया गया था? किसको बनाया गया था बताओ? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ताजमहल, सेकंड ऑप्शन है बीजापुर का गुम्बज, एंड थर्ड ऑप्शन है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुब मीनार। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स कुतुब मीनार। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन से पहले हम लोग इसे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ताजमहल चार बाग स्थापत्य शैली के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। ठीक है, चार बाग शैली एक फारसी प्रभावित उद्यान लेआउट है जिसे चार सममित चतुर्थांशों में विभाजित किया गया है। किससे विभाजित किया गया है? ये लोग आप लोग लाइन नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ताजमहल का लेआउट एक पूर्णतः सममित डिजाइन में संचालित है जिसमें केंद्र में मकबरा है जो उद्यानों, जल चैनलों और मार्गों से घिरा हुआ है। ओके, उद्यान एक ग्रिड पैटर्न के साथ बिछाए गए हैं जो उन्हें चार भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक एक चतुर्थांश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। ओके, अगला है हमारा अगला पॉइंट, मुगल काल के दौरान फारसी संस्कृति के प्रभाव में भारत में चार बाग शैली शुरू की गई थी। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ताजमहल क्यों बनवाया गया था और किसने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कुतुब मीनार के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा ये सब सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखी हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे अपने ऊंचे मीनार के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ की विश्व धरोहर है ये? यूनेस्को की। इसे क्यों जाना जाता है? अपने ऊंचे मीनार के लिए जाना जाता है। ये सबसे ऊंचे मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आप लोग याद रखना, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक है, हालांकि पूरा नहीं करवाया था, पूरा करवाया था इसका काम इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश का दामाद था। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। हाँ, ये देखो आगे मेंशन भी किया गया है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। संरचना भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है जो इसे चार बाग शैली में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कुतुब मीनार जीत के प्रतीक और मुअज्जिन के लिए मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के स्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसको भी आ रहा हो फ्रेंड्स, जवाब देना कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबर, सेकंड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन है हमारा औरंगजेब, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर। क्या होगा? बाबर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए हम लोग बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक की मृत्यु 1530 में हुई थी, जिससे एक विशाल साम्राज्य पीछे रह गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन था? बाबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाबर था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यह साम्राज्य उत्तरी भारत में फैला हुआ था। पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में ग्वालियर तक फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं।
बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना को चिन्हित किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। देखो कई सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी बार पूछा भी गया है, बहुत ध्यान से देखना, इसकी वीडियो को बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना कहोगे क्लास समझ में नहीं आए तो फिर मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, वह अपने पिता की ओर से तैमूर और अपनी माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। कौन? बाबर, ठीक है। चंगेज खान पूछा भी जाता है कि बाबर किसका मतलब वंशज था, ठीक है। तो चंगेज खान कहीं कहीं भी मिलता है, कहीं कहीं भी तैमूर मिलता है, जिसने उनके शासन को वैधता प्रदान की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा किसने लिखा था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। उनके जीवन अभियानों और उनके समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताना कि बाबरनामा किसने लिखा था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मुगल साम्राज्य ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश भारत और पाकिस्तान पर शासन किया था। कहाँ पे शासन किया था? भारत और पाकिस्तान पर, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यह कला वास्तुकला संस्कृति और केंद्रीकृत शासन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, उल्लेखनीय मुगल शासकों में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। बाबर की सैन्य रणनीतियाँ, कुछ बाबर की सैन्य रणनीतियाँ थी जो हम लोग उनको देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली थी, बाबर ने अपने अभियानों के दौरान भारतीय युद्ध में आधुनिक तोपखाने और बारूद का परिचय दिया था। बाबर ने अधिक तोपखाने और बारूद का परिचय दिया था, ओके। अगला पॉइंट है हमारा, उन्होंने तुलगुमा रणनीति का प्रयोग किया, अपनी सेना को बेहतर गतिशीलता के लिए फ्लैंकिंग केंद्र और रिजर्व इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया गया था बताओ? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबर, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं, एंड थर्ड ऑप्शन है जहांगीर, एंड फोर्थ ऑप्शन है अकबर। बताओ फ्रेंड्स, किसको किया गया था? किसको किया गया था? अकबर को, ठीक है, अकबर को किया गया था। डी इज द राइट आंसर, ओके। आगे चले, आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है हमारा, फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना अगर चाहो तो। अगला है हमारा, उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसने अपनी पूरी योजना बना ली थी कि मैं फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, जिसके कारण उसे शहर छोड़ना पड़ गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था ये? 1571 से लेकर 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आज का अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरी समझ में, ये सबको पता होगा। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था उस समय? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। फर्स्ट ऑप्शन है टंका, सेकंड ऑप्शन है रुपया, थर्ड ऑप्शन है मोहर, एंड फोर्थ ऑप्शन है दिनार, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ पे दोगे? कमेंट में, ओके। चलते हैं हम लोग आगे, इसके कुछ की पॉइंट्स देख लो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखे हैं तीनों। पहला पॉइंट है हमारा, चांदी का टंका सिक्का इल्तुतमिश द्वारा पेश किया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, काफ़ी बार एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर पूछा जाए कि इल्तुतमिश द्वारा पेश किए गए सिक्के को क्या कहते हैं, क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था? तो क्या? चांदी का टंका, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो आ गया जो क्वेश्चन पूछा गया था, शेर शाह सूरी द्वारा मोहर सिक्का पेश किया गया था, कौन सा था? मोहर, ठीक है। आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। अगला है हमारा थर्ड ऑप्शन,
दीनार नाम के सोने के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पेश किए गए थे। कौन से? दीनार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन से सिक्के पेश किए गए थे या उस सिक्के को किस नाम से जाना जाता था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने पेश किया था जिसको, ठीक है, तो किस नाम से? दीनार नाम से जाना जाता था। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? बताओ फ्रेंड्स। आज का सही क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो हुमायूं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ हुमायूं के बारे में हमने की पॉइंट्स ऐड किए हैं इसमें, उनको भी हम लोग देखते चलेंगे ताकि हमें आगे के जो क्वेश्चन हो प्रैक्टिस में उनमें दिक्कत ना मिले। और हाँ, ये मुगल साम्राज्य पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँगी, ठीक है, इसके वन लाइनर क्वेश्चन इन सारे की पॉइंट्स को देखने के बाद, ताकि उन प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल भी समय ना लगे और आपसे गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स सारे की पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ओके, चलिए देखते हैं आगे हुमायूं के बारे में। किसी बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में, ठीक है। देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। उनके द्वारा निर्मित एक छोटी मस्जिद है जिसे फतेहाबाद शहर में हुमायूं मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के पीछे का कारण दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा जाना जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा, ठीक है, जो शेर शाह सूरी के हाथों अपनी हार के बाद अपनी लड़ाई में फतेहाबाद शहर से होकर गुजरा था। कहाँ से होकर गुजरा था? फतेहाबाद से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखना। ओके, उसका असली नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद। उसका असली नाम क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद था, ठीक है, जिसे हुमायूं के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, वह मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे, ठीक है, जिन्होंने अब पाकिस्तान उत्तरी भारत में क्षेत्र पर शासन किया था। कहाँ पे शासन किया था? उत्तरी भाग में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा, 1530 से लेकर 1540 तक अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और फिर से उन्होंने 1555 से लेकर 1556 तक दूसरे कार्यकाल में शासन किया था, ठीक है। अगला है हमारा, अगला पॉइंट है, वर्ष 1530 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल क्षेत्रों के दूसरे द्वितीय शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। कहाँ पर? दिल्ली के सिंहासन पर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ी गई थी? बताओ फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए, मैं नहीं देने वाली इसका आंसर, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। 8 क्वेश्चन नंबर आप लोग आंसर देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं इसको आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर भूलना मत, ध्यान से दे देना, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? किस वर्ष? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1527 में, एंड सेकंड ऑप्शन है 1529 में, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 1528 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1526 में। फ्रेंड्स, चलिए क्लास का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1526। किस वर्ष किया था स्थापित? 1526 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। कुछ पॉइंट हैं हमने जो नोट कर रखे हैं। बाबर में बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। सॉरी, बाबर भारत में पहला मुगल शासक था, ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। कहाँ पर हुआ था? फरगना उज्बेकिस्तान में, ठीक है, फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। ओके, अगला है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। युद्ध कब हुआ था? युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, उन्होंने तुझके ए बाबरी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछ चुका है कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी और किसने लिखी थी। तो आप लोग एक कमेंट में बताना किसने लिखी थी। भाषा तो मैंने बता दी कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, तुझके ए बाबरी के अनुसार बाबर की 1530 में मृत्यु हुई और उन्हें आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया था? आराम बाग में, ठीक है, ये आगरा में पड़ता है। बाद में उनके शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया था, मतलब मरने के बाद भी उसको
चैन से नहीं रहने दिया गया। क्या बात है। चलो आगे देखते हैं। खैर आज का अगला क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? किस मुगल शासक से संबंधित है? सॉरी, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। किसको बोला जाता है? औरंगजेब को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा? जो ये तो क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? कब समाप्त किया था? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1564, सेकंड ऑप्शन है 1567, थर्ड ऑप्शन है 1565 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1566 में। बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1564 में इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जजिया कर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ये और किन पर लगाया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति वार्षिक कर जो महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, पागल, भिक्षु, सन्यासी इत्यादि के अलावा गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है, वो होता है जजिया कर। क्या? ठीक है, जिसे धिम्मा कहा जाता है, इसे धिम्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जजिया हिंदुओं पर इस आधार पर लगाया जाता था कि शरीयत में हिंदुओं का जिक्र नहीं है। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने क्षेत्र में शरिया की स्थापना की। उसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया और इसे एक अलग कर बना दिया। ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। 1564 में अकबर द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? 1564 में। अब किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शाहजहां, सेकंड ऑप्शन है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अकबर। तो क्या होगा इस 14 क्वेश्चन का राइट आंसर? फ्रेंड्स, बताने की कोशिश करो आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जहांगीर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन भी हमारा लग रहा है हम पहले भी कर चुके हैं अभी, ये फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या था? फर्स्ट इज द राइट आंसर था इसमें। ठीक है, अब लोग इसको हल कर चुके हो पहले भी, तो हम लोग आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 16 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बाकी का सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? राजकुमार सलीम, अब्दुल रहीम खान ए खानन, राजकुमार मुराद, प्रिंस डेनियल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे या मैं बता दूं? चलो बता ही देती हूँ, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग जरूर देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का, क्या हो जाएगा? एक मिनट, राजकुमार सलीम के द्वारा। ठीक है, इसी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन ही रखे थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखो ऐसे ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।